नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों। इंग्लिश विद हेम कुमार के यूट्यूब में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आप लोगों को इंग्लिश के साथ साथ हिंदी की क्लास भी इंग्लिश विद एम कुमार के यूट्यूब पर अवेलेबल की जाएगी। जो हिंदी की ये क्लास अवेलेबल की जाएगी, ये यूपी SSC, यूपी लेखपाल या उत्तर प्रदेश की अधीनस्थ परीक्षाओं के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होने वाली क्लासों में से एक होगी। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले हिंदी में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, क्या रीजन था। उसके बाद हम देखेंगे कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम आते हैं हिंदी व्याकरण। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई और किस प्रकार। तो जो हिंदी शब्द है, ये कहीं कहीं किताबों में आपने देखा होगा कि ये फारसी भाषा का शब्द है। किसका है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है। शब्द तो है, सही बात है और सही लिखा भी है, लेकिन क्यों? तो देखिए, जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के पश्चिम में जो लोग रहते हैं, ईरानी। कौन से लोग रहते हैं? ईरानी, या आप कह सकते हैं ईरानी हैं। और सिंधु नदी के पश्चिम में ईरानी लोग निवास करते थे। जो ईरानियों को हम लोग पहले पारसिया कहते थे। क्या कहते थे? पारसिया कहते थे, क्योंकि यहाँ पर पारसी लोगों की जनसंख्या अधिक थी और इसलिए इनकी भाषा को पारसी भाषा कहते हैं। पारसी भाषा को ही हम क्या कहेंगे? फारसी। तो मेरा बताने का तात्पर्य ये नहीं है कि फारसी भाषा ही हिंदी भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा का शब्द है फारसी भाषा का। फारसी जो भाषा है वो हिंदी भाषा का शब्द है। अगर कहीं आ जाता है कि जो भाषा शब्द है, कहीं आ जाए लिख के, या तो फारसी न दिया हो तो पारसी हमारा सही होगा। कहीं कहीं आ जाए पारसी न दिया हो, कहीं आ जाए फारसी, तो हमारा फारसी शब्द होगा। और फारसी न दिया हो, कहीं आ जाए ईरानी, तो हमारा ईरानी सही होगा। तो हम कह सकते हैं जो हिंदी जो है ये फारसी, पारसी या ईरानी भाषा का शब्द है, या ईरानी भाषाओं की देन है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा। 2 नंबर में पढ़ेंगे हम हिंदी भाषा, और इस पर हम विस्तृत चर्चा भी करेंगे कि हिंदी भाषा में हिंदी का मतलब होता है हीनता या कमियों को दूर करना। भाषा जो है संस्कृत की भाष धातु से, संस्कृत की भाष धातु। हिंदी भाषा का जो भाषा का निर्माण हुआ है वो संस्कृत की भाष धातु से हुआ। किससे? भाष धातु से। भाष धातु से, धातु का मतलब ही होता है कि मूल शब्द। क्या था? मूल शब्द। और जहीं कहीं भी मूल शब्द आ जाए वहां हम संस्कृत करते हैं। क्या करते हैं? संस्कृत। तो जो हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है वो संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। और भाष का मतलब होता है प्रकट करना।
प्रकट करना, क्या प्रकट करना? अपने विचार या फिर भावों को प्रकट करना। विचार या भाव प्रकट कैसे किए जाएंगे? तो कोई ना कोई इसका माध्यम होगा, या फिर हम कह सकते हैं कोई ना कोई इसका साधन होगा। तो हम हिंदी भाषा की परिभाषा एक बार देख लेते हैं। परिभाषा, जब कोई भी व्यक्ति या समूह अपने विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से या जिस साधन से करता है, वह माध्यम या साधन परिभाषा कहलाता है। वह माध्यम या साधन ही परिभाषा कहलाता है। तो साधन कितने प्रकार के होते हैं? तो साधन 3 प्रकार के होते हैं। एक मौखिक, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक। प्रथम जो है हमारी मौखिक भाषा, द्वितीय जो है हमारा लिखित भाषा, तृतीय जो है हमारी सांकेतिक भाषा। ये भाषा के विचारों को या भावों को आदान प्रदान करने के 3 माध्यम हैं। मौखिक भाषा, अगर हम मौखिक भाषा के ऊपर बात करें तो मौखिक भाषा से तात्पर्य जब कोई भी व्यक्ति अपने भावों को या विचारों का आदान प्रदान मुंह से बोलकर करे और सामने वाला व्यक्ति उसके द्वारा बोले गए विचारों या भावों को कानों से सुनकर ग्रहण करे, उन्हें हम मौखिक भाषा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने, या हम कह सकते हैं किसी ने कुछ बोला, एक व्यक्ति ने अपने भावों या विचारों को बोला और दूसरे व्यक्ति ने कानों से सुना। क्या किया? सुना, और सुन करके उसके विचारों भावों को ग्रहण किया। इन्हें हम मौखिक भाषा के अंतर्गत रखते हैं या फिर मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा हम देखते हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा जब कोई भी व्यक्ति या समूह अपने विचारों का या भावों का आदान प्रदान लिख कर करे और सामने वाला व्यक्ति या समूह उसके विचारों को पढ़कर ग्रहण करे, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं या लिखित भाषा के अंतर्गत लिखते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने कुछ लिखा, लिख करके सामने व्यक्ति के जब पास गया तो उसने इसे पढ़ा और पढ़ करके इसे क्या किया? ग्रहण किया। इसे हम लिखित भाषा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि सुबह सुबह उठते हैं तो न्यूज पेपर आता है, समाचार पत्र, वो लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। दूसरे नंबर पर अगर हम माने तो पुस्तकालय में हमारी अनेक प्रकार की पुस्तकें होती हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं, तो वो लिखित रूप में होती हैं और उनको पढ़ते हैं, उसके बाद हम समझते हैं। ये भी हमारी लिखित भाषा के अंतर्गत आएगी। तीसरा हम देखते हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा को जो अर्थ होता है वो होता है इशारा। क्या होता है? इशारा। एक बात यहाँ पर ये समझने वाली है, यह संकेत क्या देख लेते हैं? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में मैंने आप लोगों को बताया कि संकेत या इशारा, ये संकेत और इशारा का संदर्भ में एक बात सबसे महत्वपूर्ण है कि जो ये होते हैं संकेत या इशारा, जो ये होते हैं ये निश्चित नहीं होते। संकेत या इशारे निश्चित नहीं होते। और जैसे हम कह सकते हैं जब कोई भी व्यक्ति अपने विचारों का या भावों का आदान प्रदान सांकेतिक रूप में करता है या इशारे करके करता है, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे में हम कह सकते हैं, जैसे में हम पहला पॉइंट देखेंगे कि यातायात नियमों का पालन करता हुआ पुलिसकर्मी, जो पुलिसकर्मी होता है, जो यातायात नियमों का क्या करता है? पालन करता है।
ये सांकेतिक भाषा के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा हम माने तो एक एम्पायर, किसको, एम्पायर को भी हम एम्पायर द्वारा दिया गया इशारा या यातायात नियमों का पालन करता हुआ पुलिस कर्मी द्वारा दिया गया इशारा सांकेतिक भाषा, एम्पायर द्वारा क्रिकेट के संदर्भ में दिया गया इशारा सांकेतिक भाषा। तीसरे नंबर पे हम जैसे कह सकते हैं एक मूवी देखी होगी आप लोगों ने, टैंगो, जो अजय देवगन और बॉबी देओल की है। उसमें जब वन में वन में होते हैं तो वे कई गुड़ की आवाज करते हैं, कभी ऊ की आवाज करते हैं, तो वो सांकेतिक भाषा के अंतर्गत रखी जाती है। अब हम तीनों लोगों को जो हिंदी भाषा के जो मैंने माध्यम बताए थे आप लोगों को, 3 माध्यम, कौन से साधन या माध्यम बताए थे, वो बताए थे मैं आप लोगों को 3। पहले जो था मौखिक भाषा। दूसरा जो बताया था मैंने लिखित भाषा। तीसरा मैंने बताया था सांकेतिक भाषा। अब इसमें ये क्वेश्चन आता है कि इन तीनों में सबसे कठिन कौन सी भाषा है, सबसे सरल कौन सी भाषा है। तो हम देखते हैं कि जो हमारी मौखिक भाषा है ये सबसे सरल भाषा है। कैसी है? सरल भाषा है। कुछ भी जैसे बोलने में कोई दिक्कत नहीं आती, तो मौखिक भाषा को हमेशा सरल भाषा के अंतर्गत रखते हैं। और जो सांकेतिक भाषा है ये जो है सबसे कठिन भाषा है, कठिन भाषा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कोई मील का पत्थर देखा आपने, जैसे पत्थर रखा है, उस मील के पत्थर पर जैसे कोई संकेत बना है, तो ये सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आएगा। इसका ये चिन्ह है, संकेत कर रहा है कि इस साइड टर्न करना है, ये सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। इसमें जो है इसके जो होता है मतलब हम कह सकते हैं निश्चित इशारे, संकेत या इशारे निश्चित नहीं होते। लिखित भाषा जो है ये सरल भी है और कठिन भी है। इसका रीजन ये है कि यदि आपको लिखित भाषा का सही ढंग से समझना आता है या बोलना आता है तो आपके लिए सरल हो गई, या सही ढंग से प्रयोग करना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है तो वह आपके लिए कठिन हो गई। इसलिए लिखित भाषा को सरल एवं कठिन दोनों भाषाओं के मध्य रखा गया है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हिंदी भाषा का विकास क्या हो गया। हिंदी भाषा का विकास, तो सबसे पहले जो थी हमारे पास कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। ये इसका जो काल मानते हैं वो मानते हैं 1500 से 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। यहाँ पर ईस्वी पूर्व का मतलब होता है, ईस्वी पूर्व का मतलब होता है घटना, और ईस्वी का मतलब हो जाएगा वर्ष। इसे 2 भागों में बांटा गया। एक को बांटा गया वैदिक संस्कृत, दूसरे को कहा गया लौकिक संस्कृत।
वैदिक संस्कृति जो हम कह सकते हैं वेद पुराण उपनिषद और ब्राह्मणों की भाषा थी। इसके संदर्भ में ये भी कहा जाता है कि ये जो उच्च वर्ग के लोग ब्राह्मण या उच्च वर्ग के लोगों की ये भाषा थी। इसमें वेद पुराण उपनिषद ये चीजें वैदिक संस्कृति में लिखी गई हैं। लौकिक संस्कृति ये हम कह सकते हैं इसे लोक में बोले जाने मतलब लोगों की, ये लोगों द्वारा आम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। इसमें जो हम कह सकते हैं ग्रंथ हैं जैसे रामायण महाभारत, ये जो है लौकिक संस्कृति में लिखे गए। इसका जो अगर हम काल देखेंगे तो इसका काल हम देखेंगे कि 1500 ईस्वी पूर्व से ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। इसका जब हम देखेंगे तो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। जब लौकिक संस्कृति से का विकास हुआ तो उसके बाद बनी पाली। कौन सी? पाली के बाद प्राकृत, और प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश को ही हम कहते हैं अवहट्ट या फिर अवहत्त। क्या कहते हैं? अवहत्त। पाली का जो समय माना जाता है वो 500 ईसा पूर्व से 1 शताब्दी। प्राकृत का 1 शताब्दी से 500 ईस्वी तक। अब अपभ्रंश कोई अवहट्ट कहते थे, अवहट्ट कोई अवहत्त कहते थे। अपभ्रंश का ही एक भाग था सौरसेनी। आ रहा है इधर कहीं? सौरसेनी इसे हम इसका काल मानते हैं 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। इसी का भाग है, इसी का काल जो इसका काल है वो इसी का काल था। इससे विकास हुआ हमारे किसका? हिंदी का। हिंदी का जो काल माना जाता है वो माना जाता है 1000 ईस्वी से अब तक। 1000 ईस्वी से अब तक इसका जो मानक समय माना जाता है, मानक समय वो माना जाता है 1100 ईस्वी। अब इसमें देखा जाए कि इसमें और इसमें जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है 100 वर्ष का अंतर आ रहा है। ये जो 100 वर्ष थे, इस 100 वर्ष में इन 100 वर्ष में अपभ्रंश और हिंदी जो थी बराबर बोली जाती थी। इसके बाद अगर हम देखेंगे संस्कृत को तो इसे हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा भी कहते हैं। आर्य भाषा जिसका काल मैंने बताया था आप लोगों को 1500 से 500 ईसा पूर्व। इसके बाद अगर हम इसे देखेंगे लॉरेंस पावेल। चलो ठीक है, टाइम हो गया तो
ठीक है दोस्तों, बाकी कल देखते हैं